नमस्कार, वक्त है वंदे भारत का। मैं भारत की बेटी पूर्णिमा मिश्रा आज एक बेटी को यह खबर बताते हुए दिल पसीज रहा है। आपकी बेटी के दिल में बेचैनी है, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों। वो इसीलिए 31 दिसंबर की सर्द रात को दिल्ली में गूंजी अंजलि की चीख मेरे दिल में घर गई। वो ऐसी तकलीफ जिसे सुनाया नहीं जा सकता, ऐसा दर्द जिसे दिखाया नहीं जा सकता, ऐसी टीस जिस पर रोया नहीं जा सकता। और बेचैनी का ये गुबार मेरी आंखों पर चढ़कर बैठ गया। रात भर मैं इसी तड़प, इसी मंजर के साथ घूमती रही, सोचती रही। अंजलि की एक एक सांस उस रात कितनी भारी हो गई होगी। मेरे दिमाग में उस वारदात की परछाई सारी रात घूमती रही कि आखिर अब बूढ़ी मां को खाना कौन बनाकर देगा, बूढ़ी आंखों से गिरते आंसुओं को कौन पूछेगा। दिल्ली की सड़कों पर अंजलि के लहू के कतरे उस रात की सारी कहानी मुझे सुना रहे थे। नए साल के आखिरी सवाल पर मेरी आंखों में आंसुओं का बांध टूट गया। क्या दिल्ली में बेटियों का निकलना गुनाह है? क्या दिल्ली की सड़कों पर रात में स्कूटी चलाना मौत है? 31 दिसंबर 2022 की रात उस परिवार पर ऐसा जख्म लेकर ये तारीख आई जो जिंदगी भर उसके लिए नासूर बन के उभरा। जो जख्म उस परिवार को मिला उसे शायद जिंदगी भर भरा नहीं जा सकता। सवाल जस का तस है, क्या उस 12 किलोमीटर के दौरान किसी पुलिस वाले ने घिसटती हुई बिटिया को नहीं देखा? पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी रही जब तक जिंदा लड़की के हाथ पैर कटकर दिल्ली की सड़कों पर यहां वहां छितराकर उसके बदन से कट फटकर अलग नहीं हो गए? सवाल यह है कि पूरे मामले में पुलिस ने ढीला रवैया क्यों अपनाया? आरोपियों का कहना है कि गाड़ी में म्यूजिक तेज था। गाड़ी मैं भी चलाती हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी में फंस जाए और गाड़ी चलाने वाले को पता भी ना चले? 73 मिनट 13 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया, लेकिन पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम की नजर उस पर पड़ी नहीं। सवाल यह है कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में जांच पूरी होने से पहले 304 एसी बेहद हल्की या फिर मामूली धारा में फटाफट मुकदमा दर्ज कर डाला। चश्मदीद जिसने कार से लड़की की लाश को कार के पीछे बंधा हुआ घिसटता हुआ देखा, फिर उसने तुरंत पुलिस वालों को और दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी पर तैनात पुलिस कर्मियों को जानकारी दी, और तब भी दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में नहीं आई। कहती है दिल्ली पुलिस, जा अपना काम कर। 31 दिसंबर को दिल्ली की सड़क से एक रूह फना हो गई। नाम अंजलि। देश की यादों का हिस्सा बन चुकी अंजलि आसमान से सवाल कर रही है कि उस रात उसे किस गुनाह की सजा दी गई। आखिर उसके माथे पर क्यों मौत लिख दी गई? आसमान से गिरते अंजलि के सवाल ऐलान कर रहे हैं, तुम्हारी दुनिया अब जीने लायक नहीं रही। खुदा तू ही संभाल अपनी दुनिया, अब तेरी खुदाई का सवाल है। एक बेटी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई वो कहीं दूर जाकर, जो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। दिल्ली की बेटी आज चुप तो है, लेकिन सवाल पूछ रही है वो अपने गुनाहगारों से कि आखिर उसका कसूर क्या था। कंझावला केस में लड़की के सिर, रीढ़ और निचले हिस्से पर गंभीर चोटें लगने से उसकी मौत की बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप ना होने की पुष्टि भी हुई। इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है।
इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब पुलिस कह रही है कि सदमे की वजह से बिटिया की जान चली गई। हाँ, ठीक ही तो कह रहे हैं साहब। जब किसी को गाड़ी से रौंद दिया जाएगा तो वो खुश तो ना होगा, उसे सदमा ही आएगा ना। लेकिन साहब, सवाल आपके पुलिस प्रशासन से है कि उस वक्त राजधानी की सड़कों पर तैनात 16,500 से ज्यादा पुलिस वाले क्या कर रहे थे। उधर मृतका की सहेली ने पुलिस को दिए अपने बयान में हादसे की वजह कार सवारों की गलती को बताया है। लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब पुलिस ने रोहिणी इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही अंजलि की दोस्त से पूछताछ की। सीसीटीवी में अंजलि अपनी सहेली के साथ बातचीत करते हुए दिख रही है और इसके बाद दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल जाती हैं। इसी बीच उस होटल के कर्मचारी ने बताया है कि पीड़िता के साथ उसकी सहेली आई थी। दोनों ने डॉक्यूमेंट्स देकर एक रूम बुक किया था। कुछ लड़के भी आए थे, उन्होंने अलग रूम बुक किया था। इसके बाद लड़कियों के रूम में चले गए और वहां करीब 5 मिनट तक रहे। होटल कर्मचारी ने बताया कि रूम से लड़ने की आवाज आ रही थी और एक दूसरे को वो लोग गाली दे रहे थे। हमारे मैनेजर ने सभी को झगड़ा न करने के लिए कहा। इसके बाद दोनों लड़कियां लड़ते हुए निकल गईं। होटल के बाहर काफी देर तक लड़ती रही, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ है। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस ने महज 90 सेकंड में अपनी बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। पुलिस ने कहा कि हादसे में युवती के साथ एक और लड़की थी। पुलिस ने उसे तलाश लिया है, वो पुलिस का सहयोग कर रही है। ये लड़की मामले की चश्मदीद है और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो झगड़े की बात है, अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने और केस लड़ने के लिए सबसे अच्छे वकील नियुक्त किए जाने की बात कही। बहरहाल मौत के बाद मरहम लगाने की कवायद जारी है, पुलिस जांच जारी है, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर क्यों वो बेटी दरिंदगी का शिकार हुई। पर इसका जवाब न तो पुलिस के पास है और न ही हमारे या आपके पास। वो घिसटती रही और पूरी दिल्ली शर्मसार होती रही। दिल्ली की बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं बेटियों की सुरक्षा पर, सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पर, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे राजधानी की सड़कों पर किसी को घसीटा जाता है और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं होती। इस हैरान और परेशान करने वाली कहानी में सबसे पहले आपको कुछ किरदारों से रूबरू करवा देते हैं जो अभी तक सामने आए हैं। लेकिन इन किरदारों में सेंटर पॉइंट पर कोई नजर आ रहा है तो वो है अंजलि। इसमें सबसे पहले बात किरदार नंबर 1 की, जो कि अंजलि की दोस्त जिसका नाम है निधि। इसने ये कहा कि हादसे के बाद मैं डरकर भाग गई और आज अपना बयान भी दर्ज करवाया। इसके साथ ही उसने हादसे के फौरन बाद किसी को कुछ नहीं बताया। अब बात करेंगे किरदार नंबर 2 की। किरदार नंबर 2 है वो चश्मदीद। ये वो चश्मदीद जिसने सबसे पहले अंजलि की बॉडी को कार से घिसटते हुए देखा। किरदार नंबर 3 अंजलि के कथित दोस्त। ये वो दोस्त ओयो होटल के बाहर अंजलि किसी के साथ बहस करती नजर आई, जिसमें कुछ युवक भी नजर आए। ये लोग उसी होटल में ठहरे थे जिसमें अंजलि थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई। किरदार नंबर 4
किरदार नंबर 4 दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस वो जो दावा कर रही है कि यह हिट एंड रन का केस है और सदमे की वजह से अंजलि की जान चली गई। यह बयान आज एक ही दिन के में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया गया। अब बात किरदार नंबर 5। किरदार नंबर 5 है आरोपी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5, जिनका यह कहना है कि गाड़ी में म्यूजिक तेज होने की वजह से उन्हें यह पता ही नहीं चल पाया कि कोई उनकी गाड़ी में फंस गया है। कंझावला में हुई घटना के ये सूत्रधार हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चल रही है। अपने कंधों पर महिलाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाली दिल्ली पुलिस के दावे हवाई नजर आ रहे हैं। नए साल के पहले दिन दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरक्षा के खूब दावे किए। पुलिस ने दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, नए साल के जश्न में कोई विघ्न नहीं आने वाली है। लेकिन हकीकत हमारे और आपके सामने है। तारीख 29 दिसंबर 2022। मौका था दिल्ली वालों को नए साल पर सुरक्षा का भरोसा देना। दिल्ली पुलिस के 1 नहीं बल्कि 4 सीपी भरोसा देने का दावा करते नजर आए थे। दावा नंबर 1, दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी, कानून व्यवस्था, जोन 1। और साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस, क्योंकि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है इसमें जो मूवमेंट है, लोग जो गाड़ियों में चलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और जो बहुत तरह के पॉसिबल वायोलेशंस होते हैं, कुल जो फोकस है वो ये फोकस है कि सेफ एंड सिक्योर तरीके से जो सिटीजन्स का जो राइट है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का वो अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हो। लेकिन दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के दावे 2 दिन के भीतर ही घिसट गए, जब दिल्ली में इकलौती कमाने वाली 20 साल की बेटी को इस परिवार ने खो दिया। सुबह कॉल आई है कि ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस दावे का दम भरकर चद्दर तान कर सो गई। दिल्ली पुलिस का दावा था कि नए साल को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि लोग नया साल ठीक से मना सकें। लेकिन दावे की कलई उधरते देर न लगी। दावा नंबर 2, दीपेंद्र पाठक। पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है अक्रॉस दिल्ली वो 16,500 से ज़्यादा का होगा। उसके अलावा 1,000 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा और 20 कंपनी से ज़्यादा जो आउटसाइड फोर्स है वो विभिन्न जिलों में दिया जाएगा। कहां थे वो 16,500 पुलिसकर्मी, 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले, भारी भरकम फोर्स? अगर थे तो एक भी पुलिस वाले ने क्यों नहीं देखा इस कार को, जिसने स्कूटी से घर लौटती बच्ची को टक्कर मार दी? क्यों 1 घंटे से ज्यादा कार से घसीटती जाती बेटी पर किसी पुलिसकर्मी की नजर तक नहीं पड़ी? तारीख की रात पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद सड़क पर दिखे थे, खुद निगरानी भी कर रहे थे। क्या पता था जब तक कमिश्नर थे तब तक व्यवस्थाएं भी ठीक रही हैं, लेकिन क्या कमिश्नर के जाते ही सो गई थी दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस का दावा नंबर 3, विमेन्स सेफ्टी हमारा फोकस होगा। जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है इसमें 2,500 से ज्यादा विमेन पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। पुलिस के महिला सुरक्षा के दावे के कुछ ही घंटों पर क्यों राजधानी की सड़कों पर बेटी के साथ बर्बरता हुई? कहां थी 2500 महिला पुलिस की पलटन जो नहीं देख पाई एक बेटी के कार के नीचे चिथड़े उड़ने को?
इस घटना के बाद दिल्ली के लोगों में गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर एक बेटी मार दी गई। दिल्ली के लोग तो पुलिस के मुंह से अपनी सुरक्षा के दावे सुन चुके थे, लेकिन वो भूल गए कि उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। दावा नंबर 4। दिल्ली सिटीजन्स हैं, वो न्यू ईयर को एक बेहतर तरीके से, फैसिलिटेटेड तरीके से उसको मना पाए। साथ ही जो कुछ कॉशंस हैं वो ये है कि ये सेफ एंड सिक्योर सेलिब्रेशन होना है। कहाँ था दिल्ली पुलिस का ध्यान? क्या पुलिस का ध्यान महज कुछ घंटों के लिए था, या फिर नए साल पर सुरक्षा के दावों ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी? हाँ, आप सोच सकते हैं कि 2 करोड़ की जनता को हर पुलिस वाला सुरक्षा नहीं दे सकता, लेकिन जहां दावा हो कि बैरिकेड लगाकर उपद्रवियों पर निगरानी रखी जाएगी, दावा हो कि पेट्रोलिंग पुलिस के जवान सुरक्षा देंगे, वहां एक कार से घसीटी जा रही बेटी को कोई पुलिस वाला कैसे नहीं देख पाया? 800 से ज्यादा, टोटल करीब 1600 से ज्यादा हो जाएंगी। और जो इंटायर डिप्लॉयमेंट है वो इस बार नए तरीके से और एडिक्वेट कवर देने के लिए 2 शिफ्ट में लगाया जाएगा। जो शिफ्ट थोड़ा एक दूसरे को कवर भी, ओवरलैप भी करेगा। जो 4-5 बजे शाम से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक ये होगा। जहां एक और काम करने वाली बेटियों की संख्या वैसे ही देश में कम है, ऊपर से दिल्ली पुलिस की मेहरबानी से जो निकल भी रही हैं, वो डरी हुई हैं। डर है कि शाम को घर वापस लौट पाएंगी या नहीं। 3 थानों के बीच में दिल्ली की बिटिया कार के नीचे रौंद दी गई, लेकिन मजाल है कि किसी पुलिस वाले की निगाह उस पर गई हो। आज ये तमाम सवाल जहन में उठने लाजमी हैं, क्योंकि नए साल के पहले दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे दावे किए थे। सिलसिलेवार ढंग से आइए दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए दावे भी आपको बता देते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा यह किया गया कि 16,500 पुलिस वालों की तैनाती रहने वाली है। इसके साथ दावा यह भी किया गया कि 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक फोर्स को तैनात करेंगे। 20 कंपनी आउटसाइड फोर्स की तैनात रहेगी। महिला सुरक्षा पर फोकस किया जाएगा, महिलाएं सुरक्षित रहें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा, और इसके लिए 2500 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने दावा यह भी किया कि हर शिफ्ट में 350 से ज्यादा पिकेट की मौजूदगी होगी। इसके साथ आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइएगा, 1200 से ज्यादा पीसीआर तैनात रहेंगे। यह भी बताया गया कि गश्ती होती रहेगी। 2047 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए हर वक्त गश्ती जारी रहेगी। लेकिन इन तमाम दावों के बीच में हकीकत क्या नजर आती है, आपको यह भी जानना चाहिए। हकीकत यह कहती है कि 3 थानों के बीच 1 घंटे से ज्यादा वो बेटी घिसटती रही, लेकिन इस दौरान किसी की नजर नहीं पड़ी, और अगर नजर पड़ती तो शायद अंजलि आज हमारे बीच होती। कहते हैं कि किसी राज से पर्दा उठाने के लिए सबसे बड़ा सबूत होता है सीसीटीवी। इसी को बुनियाद मानकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो उस अंधेरी रात की कहानी को बयां कर रहे हैं। 31 दिसंबर की रात घसीटकर सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा गया था, घसीटी गई थी कानून की मर्यादा, घसीटा गया था वो भरोसा जो कहता है कि दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित हैं, घसीटा गया था सभ्य समाज का संस्कार। सिर्फ बेटी नहीं घसीटी गई थी, पर इतना कुछ घसीटे जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस नहीं थी, कहीं नहीं थी। अब जब बिटिया नहीं रही, अब जब कानून की कलई खुल चुकी है, तो पुलिस हरकत में आई। तब पुलिस ने जांच तेज की। जांच तेज हुई है तो नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये होटल की बाहर की एकदम ताजा तस्वीर है, जिसमें अंजलि अपने दोस्त से बहस कर रही है। दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हो रही है। इसी होटल के बाहर की एक और तस्वीर है, जिसमें अंजलि के साथ उसकी एक और दोस्त दिख रही है। ये तस्वीरें रात के करीब 1:30 बजे की हैं।
दोनों आपस में बातें कर रही हैं। तभी एक युवक भी पहुंचता है। कुछ बातें होती हैं। तभी कुछ दूर खड़ा एक और युवक उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक अंजलि और उसकी दोस्त स्कूटी लेकर चली जाती हैं। पीछे से 2 युवक भी बाइक पर जाते हैं। रात के करीब 2:10 पर अंजलि दोस्त को बैठाकर स्कूटी चलाती दिख रही है। उधर रात के करीब 2 बजे आरोपियों की कार डिपर मारते हुए नजर आई और रात 3:28 पर कार से घिसटती हुई अंजलि नजर आई। रात 3:34 पर अंजलि का शव आरोपियों की कार से फिर घिसटता दिखा। सवाल ये था कि क्या कार के पहिए में कोई इस तरह फंस सकता है कि 10 से 12 किलोमीटर तक घिसटता चला जाए। दिल्ली पुलिस कह रही है कि अंजलि को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे से लेकर देर रात 1:30 बजे के बीच अंजलि और उसके दोस्त उसी होटल में थे। होटल के स्टाफ ने बताया कि इस दौरान आपस में गाली गलौज भी हुई। सीसीटीवी को आधार माने तो अंजलि और उसके दोस्त की आखिरी तस्वीर 2:10 पर सामने आई। सवाल ये है कि उसके बाद दोनों कहां गए। सवाल ये है कि कितने बजे अंजलि की स्कूटी से टक्कर हुई और कितने बजे अंजलि की दोस्त घर पहुंची, क्योंकि आरोपियों की कार से अंजलि की बॉडी रात करीब 3 बजे से 3:30 बजे के बीच नजर आई थी। अंजलि के दोस्त की माने तो एक्सीडेंट के बाद वो भाग गई थी। डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब सच क्या है, दिल्ली पुलिस को पता करना है। और दिल्ली पुलिस जब तक इन सवालों के जवाब नहीं तलाश लेती है, जब तक जांच में आया रिजल्ट सबके सामने नहीं आ जाता है, तब तक भारत 24 पर भारत की बेटी ये सवाल पूछती रहेगी। और अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो जब से शुरू हुई तभी से ये यात्रा सुर्खियां बटोर रही है। अब ये यात्रा दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश पहुंची है, जिसके साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो चली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को यूपी पहुंची। भीड़ इतनी थी कि पैर धरने की जगह नहीं। कांग्रेस ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जन जन का एक ही सपना, जुड़ के रहेगा भारत अपना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद गाजियाबाद पहुंची। यहां बहन प्रियंका ने भाई राहुल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी आगे बढ़ते दिखे। प्रियंका ने कहा, मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व आप पर है। सत्ता का पूरा जोर लगाया गया। सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं क्योंकि ये योद्धा हैं, योद्धा। उधर राहुल और प्रियंका गाजियाबाद में करीब 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक ही कार से वापस दिल्ली लौट आए। अब कल सुबह फिर बागपत के मवी कला से यात्रा शुरू होगी। गौर रहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से यूपी में एंटर हुई है, तब से सियासी हलचल तेज है। राहुल गांधी पर एक और जहां बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं, वहीं राहुल का कहना है कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत बांटने के लिए निकले हैं। अब राहुल गांधी मोहब्बत बांटने के मिशन में कितना सफल होते हैं, ये तो आपको ही तय करना है और जल्द ही इसका पता चल भी जाएगा। नेताओं की बेतुकी बयानबाजी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी पर रोक लगाई नहीं जा सकती। अगर मंत्री, सांसद और विधायक अपने बयान के लिए अगर ऐसा कोई वो बयान देते हैं तो खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मंत्री के बयान से केस पर असर पड़ा हो तो कानून का सहारा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से अब इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि इसके लिए पहले ही संविधान ने आर्टिकल 19(2) में जरूरी प्रावधान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे देने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए, सरकार को नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए बोलने की आजादी पर गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी,
ये पूरा मामला 2016 में बुलंदशहर गैंग रेप केस में यूपी के तत्कालीन मंत्री आजम खान की बयानबाजी से शुरू हुआ। आजम खान ने बुलंदशहर गैंग रेप को राजनीतिक साजिश बताया था और इसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मंत्री के बयान पर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए खुद मंत्री जिम्मेदार हैं। हालांकि जस्टिस नागरत्न की राय संविधान पीठ से अलग रही है। उन्होंने कहा कि 19(2) के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि कोई व्यक्ति बतौर मंत्री अपमानजनक बयान देता है तो ऐसे बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर मंत्रियों के बयान छिटपुट हैं, जो सरकार के रुख के अनुरूप नहीं है, तो इसे व्यक्तिगत टिप्पणी माना जाएगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर को ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने कहा था, सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो देशवासियों के लिए अपमानजनक हो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि यह व्यवहार हमारी संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा है और इसके लिए सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के लिहाज से आचार संहिता बनाना जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से फोन पर बात की है। जानकारी के मुताबिक दोनों राजनेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटेन के किंग बनने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय की प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये पहली बातचीत है। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें ब्रिटेन के सम्राट के रूप में सफल शासन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री ने उन्हें डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के प्रचार के साथ साथ G20 अध्यक्षता के लिए भारत की प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी है। अगली खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर, जिन्होंने एक बार फिर से यूरोप को फटकार लगाई है। फटकार लगाई गई है रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यूरोप के दोहरे चरित्र को सामने रख दिया और ये बता भी दिया कि रूस भारत के लिए क्यों जरूरी है। ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोप के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने रख दिया। एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि भारत की तुलना में यूरोप ने एनर्जी सेक्टर में रूस से 6 गुना ज्यादा का आयात किया है और कैसे अपने फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने अपने आयात को कम किया, लेकिन अपनी सुविधा के लिहाज से 60,000 यूरो वाली प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था पर इतना परेशान है तो फिर भारत की आबादी तो $2,000 की है। भारत को भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। तेल की कीमतें ज्यादा हो गई हैं, ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं अलग हैं। Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. So, and what Europe is doing is also moving into the Middle East and diverting production out of the Middle East into Europe and raising prices. एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ रुख कर रहा है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। यूरोप की वजह से बाजार पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे यूरोपियन नेताओं को समझना होगा। रूस की आलोचना ना करने पर भी जब एस जयशंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। किसी को भी इन रिश्तों का इतिहास देखना होगा। ये रिश्ता उस समय शुरू हुआ था जब पश्चिमी लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान को हथियार देकर उसे ताकतवर बना रहे थे। वो भारत को रक्षात्मक कदम उठाने और हथियार खरीदने से रोक रहे थे।